नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जिस दरभंगा सोना लूट कांड को लेकर पूरा पुलिस महकमा जुटा हुआ है, उसके मुख्य आरोपी मनीष सहनी को एसटीएफ तलाश करती रही और उसने हाजीपुर में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पहले मनीष ने वीडियो जारी कर सफाई भी पेश की, लेकिन दरभंगा पुलिस ने मनीष का एक और वीडियो जारी किया जिसमें मनीष का कबूलनामा है। हालांकि सवाल है कि इस मामले में मनीष के बाकी साथी और लूटा गया सोना कहां है। सरेंडर से पहले सोना लूट के आरोपी की सफाई। और मेरे ऊपर इल्जाम लगा है कि 7 को सोना लूट कर मनीष कुमार सहनी फरार है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें मेरा भी तनको कोई इन्वॉल्व नहीं है, नहीं हम इस कांड में शामिल है, नहीं इस कांड के बारे में हम कुछ जानते थे। सफाई के बाद सामने आया आरोपी का कबूलनामा। सुधांशु भुट्टा और हम गए थे, रोहित गया था, अमन गया था, 5 आदमी गए थे हम लोग। वहाँ गए तो वहाँ गए के बाद पहले पिए, उसके बाद चल गए खाना खाने शादी में सारा खाना खा के तो भूषण बोला कि भैया ये वो यहाँ कान ढूंढने वाला है बहुत बड़ा, तो उसको बतियाने लगा। उतने पर हमको फूफा आवाज़ मारने लगा तो हम अपना चले गए घर। कांड के बारे में क्या बोला? कौन कांड? सोना कांड के बारे में बोला। एक हफ्ते पहले दरभंगा में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 5 करोड़ के सोना लूट की ये तस्वीरें जब सामने आई थी तो इन तस्वीरों ने दरभंगा से 160 किलोमीटर दूर राजधानी पटना में बैठी सरकार और पुलिस महकमे के माथे पर पसीना ला दिया था। लेकिन एक हफ्ते बाद भी लूट के 14 किलो सोना में ना 1 ग्राम सोना पुलिस के हाथ लगा, न ही हाजीपुर का रहने वाला मुख्य आरोपी मनीष सहनी पुलिस की पकड़ में आ पाया। जिस मनीष सहनी को एसटीएफ तलाशती रही, वो वीडियो बनाकर खुद को फंसाने का आरोप लगाता रहा, सीबीआई जांच की मांग करता रहा और फिर जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और मेरे ऊपर इल्जाम लगा है कि 7 को सोना लूट कर मनीष कुमार सहनी फरार है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें मेरा भी तनको कोई इन्वॉल्व नहीं है, नहीं हम इस कांड में शामिल है, नहीं इस कांड के बारे में हम कुछ जानते थे। हम नीतीश जी से गुजारिश है कि कांड को कैसे सीबीआई जांच करवा के जितना भी आरोपी है, मेन आरोपी को पकड़ा जाए और बेगुनाह को इस केस से बचाया जाए। इसमें 5-6 लड़का बेगुनाह फंस रहा है और साथ में हम भी है। मेरा पत्नी को उठा लिया है, 4-5 दिन हो गया, हम 4-5 दिन से भागे फिरे चल रहे हैं, कुछ खाए नहीं है। मनीष सहनी के वीडियो के जवाब में पुलिस ने भी मनीष सहनी का वीडियो जारी किया है, जिसमें मनीष की झूठी सफाई की पोल खुल गई। इस वीडियो में मनीष न सिर्फ अपने साथियों का नाम बता रहा है, बल्कि दरभंगा जाने और सोना लूट कांड के बारे में जानकारी होने की बात भी कबूल रहा है। सुधांशु भुट्टा और हम गए थे, रोहित गया था, अमन गया था, 5 आदमी गए थे हम लोग। कैसे गया था? कौन गाड़ी से? एगो अपाची था, एगो एफजेड था। ये अपाची पर कौन था? अपाची पर था उषा, हमरा पर था, एफजेड पर था अमन था, भुट्टा था, हम थे। अपाची पर रोहित, सुधांशु। वहाँ पर भूषण क्या बातचीत तुमसे किया? वहाँ गए तो वहाँ गए के बाद पहले पिए, उसके बाद चल गए खाना खाने शादी में सारा खाना खा के तो भूषण बोला कि भैया ये वो यहाँ कान ढूंढने वाला है बहुत बड़ा, तो उसको बतियाने लगा। उतने पर हमको फूफा आवाज़ मारने लगा तो हम अपना चले गए घर। कांड के बारे में क्या बोला? कौन कांड? सोना कांड के बारे में बोला था। तो तुम क्या बोला? तो हम बोले कि बच्चा से काम नहीं है कि तुम लोग लूट लेगा। तो अब उसमें किसको लगाया जाएगा? उसके बाद कोई बात नहीं हुआ। बच्चा सबका काम नहीं है तो कौन किसको लगाया जाएगा? किसका काम है? उसके बाद सर कोई बात नहीं। मनीष सहनी ने बताया कि वो और उसके साथी 8 से 10 महीने पहले भी दरभंगा गए थे। इससे पहले भी एक बार गए थे, 4 लड़का गए थे। कौन गया था उस समय? उस समय था विशाल था, हम थे, अमन भी था, एक लड़का
और भी कोई था मेरे जगह, इतना ध्यान नहीं आ रहा। कितना दिन पहले? वही 10 महीना 8 महीना पहले। उस समय क्या क्या किया था? भूषण से भेंट हुआ था? हाँ, भूषण से भेंट हुआ था। कहाँ कहाँ ले गया था? शादी था वहीं पे। मनीष सहनी के कबूलनामे से साफ है इतने बड़े सोना लूट कांड की प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। देखना होगा मनीष सहनी के बाकी साथी और लूटा हुआ सोना पुलिस के हाथ कब तक लगता है। दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कहां हैं, ये उनकी ही पार्टी के लोगों को पता नहीं, क्योंकि 6 दिसंबर को बिहार में किसान आंदोलन की अलख जगाकर जो तेजस्वी ओझल हुए हैं, तब से उनका कोई पता नहीं। विपक्ष जहां तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं आरजेडी अपने नेता का बचाव कर रहा है। सवाल यही कि आखिर अहम मौकों पर तेजस्वी यादव गायब क्यों हो जाते हैं। बिहार विधानसभा में जोरदार हल्ला बोलने वाले तेजस्वी यादव सरकार बना तो नहीं सके, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा नहीं रहे। गुम से हो गए, लापता हो गए हैं, जनता से ओझल हो गए हैं। तेजस्वी अभी कहां है, किसी को नहीं पता। किसानों के बहाने विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, तो भी तेजस्वी नदारद दिख रहे हैं। आखिर विधानसभा चुनाव के बाद क्यों सार्वजनिक तौर पर नहीं दिख रहे हैं तेजस्वी, ये सवाल सत्ता पक्ष से जुड़े लोग पूछ रहे हैं। सवाल तेजस्वी के पद को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। कहाँ हैं माननीय तेजस्वी यादव जी? जुबान तो बहुत चलाते हैं, जरा लोकेशन दीजिए कि लोकेशन और अपना दैनंदिन कार्यक्रम दीजिए। कहाँ हैं, किस रूप में हैं? आकाश में है, पाताल में है, देश की राजधानी में है, विदेश में है, या स्वदेश के किस शहर में है और कहाँ पे हैं? यह जरूर बिहार की जनता की अपेक्षा है। ये लापता नेता हो गए हैं। विपक्ष का नेता इस प्रकार से लापता हो जाए तो विपक्ष की जो भूमिका अदा करना है, जिस पार्टी को बिहार की जनता ने दायित्व सौंपा है, निश्चित तौर पे वैसे पार्टी को, वैसे नेता को उस पद से हटा देना चाहिए। तेजस्वी को यूं ही नहीं सत्ता पक्ष घेर रहा है। दरअसल विपक्ष को तेजस्वी का इंतजार किसान आंदोलन के लिए है। तेजस्वी की गैर हाजिरी के चलते आरजेडी के कई कार्यक्रम अधर में लटके हैं, जबकि कांग्रेस और वाम दलों को भी तेजस्वी के नेतृत्व का इंतजार है। तो वहीं आरजेडी का दावा है कि उनके नेता दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हैं और सरकार के कामों का जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष तो तेजस्वी मैनिया से ही ग्रसित है। तेजस्वी यादव जी दिल्ली में इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं किसानों के, उसके साथ खड़े हैं। हमारे जो विरोधी हैं तेजस्वी यादव जी के, उनको पहले तो 3 दशकों से आदरणीय लालू प्रसाद जी का फोबिया था, अब श्री तेजस्वी यादव जी का फोबिया है। तेजस्वी अचानक से और पहली बार गायब हुए ऐसा नहीं है। 6 दिसंबर के बाद से तेजस्वी का आता पता नहीं है। 7 दिसंबर के बाद आरजेडी के नेताओं से उन्होंने संपर्क तक नहीं किया है। कई अहम मौकों पर तेजस्वी गायब रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद 33 दिनों तक वे गायब रहे थे। पटना में पिछले साल आई बाढ़ के वक्त भी वे नजर नहीं आए थे, तो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के वक्त भी तेजस्वी नदारद दिखे थे। आए दिन तेजस्वी क्यों सियासत का रण छोड़ देते हैं, क्यों विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी से बचते हैं और क्यों सार्वजनिक तौर पर सक्रिय रहने की बजाय सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि तेजस्वी ने खुद घोषणा की थी कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर वे सड़कों पर आंदोलन करेंगे, लेकिन वे खुद ही सियासी गलियारे से गायब हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार एक तरफ प्रदेश में जारी शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कर रही है, तो कांग्रेस विधायक दल के नेता ने शराबबंदी खत्म करने की मांग मुख्यमंत्री से कर सियासत को गरमा दिया है। सरकार मामले पर गंभीर है, तो कांग्रेस के विधायक ही अपने नेता पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा की यही वो चिट्ठी है जिसने बिहार में जारी शराबबंदी कानून को लेकर सियासत गर्म कर दी है। अजित शर्मा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के जरिए खुली मांग कर डाली कि प्रदेश में शराबबंदी कानून को खत्म कर शराब की कीमत बढ़ाकर उसकी बिक्री की जाए, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो।
2016 में माननीय मुख्यमंत्री जब शराबबंदी आपने विधानसभा में लाया, हम सभी कांग्रेस जनों ने, पूरी पार्टी ने आपको समर्थन दिया कि अच्छा काम है। लेकिन हुआ क्या, ये प्रशासन के पदाधिकारी के मिली भगत से ये शराबबंदी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। जो शराब दुगनी से तिगुनी दाम में पूरे दूसरे राज्यों से आके बिहार में जो लड़के लड़कियां को शिक्षा प्राप्त करनी थी, वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं और घर घर शराब पहुंच रहा है, कोई रोक नहीं है। कांग्रेस नेता की चिट्ठी और इस बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आने लगी तो कटिहार के कदवा से विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने शराबबंदी कानून को सख्त करने की बात खुले तौर पर रखी और अपने सहयोगी नेता से चिट्ठी वापस लेने को कहा। यह बात तो सिरे से खारिज करता हूं कि शराबबंदी कानून पर किसी भी तरह से दोबारा, तो इसलिए इस सवाल पे मेरी राय है, और हमारे यहाँ तो हम जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं वहाँ तो यह हराम है। तो वहीं शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद लोगों को छोड़ने के जीतन राम मांझी के ट्वीट पर भी सियासत गर्मा गई। मांझी की दलील है कि वैसे गरीब लोग जो शराबबंदी कानून के तहत 3 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, जिस पर जेडीयू कह रही है कि इस मुद्दे को मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि शराबबंदी कानून के सख्ती से लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद है, लेकिन जो लोग, वैसे गरीब लोग जो शराबबंदी के सख्ती कानून की वजह से 3 महीने से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद हैं, जिनके पास पैसे नहीं है बेल कराने के लिए, उनको थोड़ी ढिलाई देने की आवश्यकता है और उसके लिए पहले से भी कानून है। सरकार उन तमाम बिंदुओं को देखती है और देख रही है, इसलिए संशोधन हुआ पहले ना। शराबबंदी के जो कानून बने थे उसमें संशोधन भी किया गया है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय लक्ष्य का है कि नई पीढ़ी को शराब के नशे से बचाना, तो स्वाभाविक रूप से सरकार उस दिशा में सदन का संकल्प है। गांधी मैदान में हाथ जोड़ करके संकल्प लिया गया है। ये पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपनी भावना का जो प्रकटीकरण किया है, तो सरकार इन तमाम बिंदुओं की लगातार समीक्षा कर रही है। शराबबंदी पर सियासत तब हो रही है जब सरकार की ओर से इस कानून को और मजबूत करने की पहल की गई है। एक बार फिर डीजीपी से लेकर थाने के सिपाही शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिया था, जिसके तहत पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 21 दिसंबर की सुबह 11 बजे शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। इसके लिए मद्यपान नहीं करने के लिए शपथ लेने से जुड़ा पत्र भी जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखते हैं वो खबर जिसके जरिए न्यूज़ 18 ने मिसाल पेश की है। आपके लिए हम तोड़ते हैं हदों को, आपके लिए हम बनते हैं नजीर। खतरों से खेलते हैं हम, एक बार फिर हमने पेश की मिसाल। न्यूज़ 18 संवाददाता बने वॉलेंटियर। कोवैक्सीन का लिया डोज। आप भी बने वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा, क्योंकि कोरोना को भगाना है। जी हां, अगर कोरोना को हराना है, कोरोना का खात्मा करना है तो जन भागीदारी जरूरी है, क्योंकि बिना जन भागीदारी के कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जन सरोकारों को हमेशा तवज्जो देने वाले न्यूज़ 18 ने इस बार एक और मिसाल पेश की है। कोरोना वैक्सीन का डोज लेकर न्यूज़ 18 के संवाददाता ने दूसरों के लिए एक नजीर पेश की। जिस तरह से युद्ध स्तर पर बिहार में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की तैयारी चल रही है, उसे देखने के बाद तो ये तय है कि बहुत जल्द कोरोना का खेल खत्म होने वाला है। भारत में कोरोना की वैक्सीन भी अंतिम चरण में है, लेकिन इन सब के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं।
पटना एम्स के बाहर चिपका ये नोटिस देखकर आप समझ सकते हैं, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि पटना एम्स कोरोना वैक्सीन के अध्ययन के लिए आप सभी को स्वेच्छा से भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जिसके लिए बाकायदा नोटिस पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है। पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीन आने का इंतजार किया जा रहा है, तो पटना एम्स में भी कोवैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। एम्स प्रशासन ने आम लोगों से अपील भी की है और देख सकते हैं कि अपील नोटिस यहां पर चिपकाया गया है। बतौर मोबाइल नंबर के साथ एम्स प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तीसरे फेज का ट्रायल जारी है और ट्रायल पूरा होने के बाद ही जो वैक्सीन है उसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब तक महज 100 लोगों ने रुचि दिखाई है और वैक्सीन का डोज लिया है। एम्स की ओर से लगातार अपील के बाद भी 100 से ज्यादा लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, जबकि कोरोना वैक्सीन के अध्ययन के लिए 1000 लोगों पर ट्रायल जरूरी है। लिहाजा न्यूज 18 के रिपोर्टर रजनीश कुमार ने खुद ही वॉलंटियर बनने का बीड़ा उठा लिया। हमारा उद्देश्य है कि आप जागरूक हों। नतीजा, हम कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, हम एक आम लोग हैं, लेकिन हम वैक्सीन का डोज लेंगे। और देख सकते हैं हमारे साथ पूरा एम्स प्रशासन है जो अभी पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं और हम सीधे चलेंगे और उसके बाद जो ट्रायल है उसमें हम भाग लेंगे। चूंकि ट्रायल में भाग लेने के बाद अब तक जो 2 फेज का ट्रायल हुआ उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको लेकर हमने पूरी तफ्तीश कर ली है, हमने रिसर्च कर लिया है, जानकारियां इकट्ठा कर ली है। उसके बाद हम भी अब डोज लेंगे और उसके बाद आपकी बारी। जानना जरूरी है कि वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है। वॉलंटियर का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड बेहद जरूरी है। कंसेंट फॉर्म पर सहमति के बाद ही कोरोना वैक्सीन का डोज दिया जाता है। कोई भी वॉलंटियर आते हैं तो उनको हम लोग रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए हमें उनका आधार कार्ड नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम और एड्रेस। तो अगर आधार कार्ड वो लेके आते हैं, मोबाइल नंबर आज के दिन में सबको याद है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो चाहिए। उसके बाद हम उनको कंसेंट फॉर्म देते हैं, जो हमारा 3 पन्ने का कंसेंट फॉर्म है। हम उनको बोलते हैं कि आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अगर कोई क्वेरी है तो वो हमसे पूछ लीजिए। अगर उनकी कोई भी क्वेरी है जिसको पूछना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वो हमसे पूछ सकते हैं। और उसको पूरी तरह से पढ़ने के बाद वो अगर सेटिस्फाइड है, वैक्सीन लेने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर हम उनको वैक्सीन दे देते हैं। कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के लिए न्यूज 18 के संवाददाता ने भी पूरी प्रक्रिया अपनाई। कंसेंट फॉर्म को पहले पढ़ा और सहमति के बाद तैयार हुई डॉक्टर्स की टीम, जिन्हें संवाददाता को डोज देना था। 3 डॉक्टरों की मौजूदगी में संवाददाता रजनीश कुमार ने कोवैक्सीन का डोज लिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कोवैक्सीन का डोज लेने के बाद सभी डॉक्टरों ने न्यूज 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ये पहला मौका था जब किसी संवाददाता ने कोरोना के वैक्सीन का डोज लिया और दूसरों के लिए मिसाल पेश की। मैं इसके लिए न्यूज आपको और न्यूज 18 को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने आगे आके वैक्सीन लिया है और इससे बाकी लोगों को भी मैसेज जाएगा कि वैक्सीन सुरक्षित है और इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल जल्दी खत्म होना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी ट्रायल खत्म होगा उतनी ही जल्दी वैक्सीन मार्केट में आ पाएगी, जिससे कि बाकी लोगों को कोरोना से बचाया जा सकता है। तो इसलिए आपका यह कदम काफी सराहनीय है, इसके लिए अगेन मैं आपको बधाई देता हूँ। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक पहले डोज के 28 दिनों के बाद दूसरा डोज दिया जाता है। सेकेंड डोज लेने के 14 दिनों के बाद एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। सेकेंड डोज पड़ेगा, सेकेंड डोज पड़ने के 14 दिन के बाद फिर आपका एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में वैक्सीन पड़ा था या प्लेसिबो पड़ा था। क्योंकि जो डिसीजन लिया जाता है प्लेसिबो किसको देना है और वैक्सीन किसको देना है, इसको एक सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके तहत वो रैंडमाइज करके वो देते हैं। तकरीबन साल भर से देश और दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। करोड़ों लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लिहाजा कोवैक्सीन को डॉक्टर भी कोरोना के खिलाफ यज्ञ मानते हैं, जिसमें सभी की भागीदारी बेहद जरूरी है। ये एक यज्ञ है, इसमें जब तक हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वॉलंटियर्स का आगे आना और ट्रायल में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है और आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, तो हमने अपना फर्ज निभा लिया है और
न्यूज 18 का इरादा सिर्फ खबरें दिखाना नहीं है, बल्कि आम लोगों को जागरूक भी करना है। जाहिर है पटना एम्स में ट्रायल चल रहा है और हमने खबर दिखाने के साथ साथ अब ट्रायल में भाग भी लिया, वॉलंटियर के रूप में हमने डोज भी लिया है। अब उम्मीद है कि आप भी एम्स प्रशासन की अपील जो है उसको मानते हुए आकर डोज लेंगे और कोरोना जो वैक्सीन है उसको सफलतापूर्वक अब लॉन्च होने में साथ देंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो न्यूज 18 आपसे भी अपील करता है कि वैक्सीन के लिए आप भी वॉलंटियर बने और जन भागीदारी में अपनी भूमिका निभाएं। फिलहाल इतना।